नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। हम प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का गंभीर विश्लेषण कर रहे हैं। आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिल सकता है। हम चाहेंगे कि आप भी हमारा वीडियो देखने के बाद उनके इंटरव्यू को देखिए और थोड़ा दिमाग भी लगाइए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ना देखा ना पढ़ा, या सोच कर कि कौन अपना टाइम खराब करे, इंटरव्यू फेक लगता है, तो आपसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखिए, फिर उनके इंटरव्यू को ज़रूर पढ़िए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने चैनलों पर, अखबारों में उनका इंटरव्यू देखा है, छपा हुआ पढ़ा है, तब आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद फिर से उन इंटरव्यू को देखिए या पढ़िए जो आपने देखा या पढ़ा है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से आपको 4 प निकालने हैं। उनकी मात्रा और गुणवत्ता आपको तय करनी है। प से प्रश्न, प से पत्रकारिता, प से पतन और प से प्रधानमंत्री। 12 मई के हिंदुस्तान टाइम्स और लोकमत समूह के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरव्यू छपा है, उनमें हम ये 4 प ढूंढेंगे। कौन कौन से 4 प हम फिर से बता देते हैं। प से प्रश्न, प से पत्रकारिता, प से पतन और प से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दनादन इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। खुद ही ट्वीट करते हैं कि इनसे बात की, उनसे बात की, आप भी देखिए। बस जिस रफ्तार से वे इंटरव्यू दे रहे हैं, उस रफ्तार से उसमें से खबर नहीं निकल पा रही। हम अंतिम और सटीक संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन सरसरी तौर पर गिनने से लगा कि प्रधानमंत्री ने 1 महीने के भीतर इंटरव्यू से लेकर रोड शो के दौरान की गई छोटी मोटी बातचीत को मिलाकर 40 के आसपास साक्षात्कार दिए होंगे। इंटरव्यू करने वाले सभी पत्रकारों को तो गिना नहीं जा सकता, मगर जहां तक हम गिन सके 30 से अधिक पत्रकारों, संपादकों और एंकरों ने पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है। पीएमओ को एक काम और करना चाहिए, पूरी लिस्ट जारी करनी चाहिए कि किस दिन उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए हैं, टीवी को कितने इंटरव्यू दिए और अखबारों को कितने। प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी चैनलों के 18 संपादकों और एंकरों को मिलाकर 10 इंटरव्यू दिए हैं। ये हमारे गिनने में आया है। संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। किसी किसी इंटरव्यू में 3-3 या 5-5 संपादक तक सवाल पूछते नजर आए। इसलिए हमें लगा कि आज के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन इंटरव्यू की बात की जाए। सभी पर बात संभव नहीं, इसलिए हमने 2 अखबार समूहों के 5 अखबार चुने हैं। आमतौर पर इंटरव्यू होता है कि किसी से सवाल किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। सवाल कहाँ है और जो पूछा गया क्या यही सवाल है? हमारा सवाल है कि इतने सारे इंटरव्यू से खबर क्या निकल पा रही है? क्या कोई नई बात सामने आ रही है? कोई मुश्किल सवाल पूछा गया है जिससे लगे कि प से पत्रकार ने प से प्रधानमंत्री के सामने प से प्रश्न पूछते समय साहस का भी प्रदर्शन किया? इन इंटरव्यू की आलोचना में कहा जा रहा है कि सवाल इस तरह से पूछे जा रहे हैं जैसे लगता है प से पत्रकार नहीं, आधा स से स्टेनोग्राफर हो गया है। तमाम हेडलाइन देखने के बाद यही लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में वही सब बोल रहे हैं जो रैलियों में बोल चुके हैं। मतलब रैलियों से जो हेडलाइन पहले ही इन अखबारों में छप चुकी है, वही हेडलाइन करीब करीब इंटरव्यू से छप रही है। बार बार प्रधानमंत्री की रैलियों में यह झूठ दोहराया गया कि कांग्रेस आएगी तो लोगों की संपत्ति का एक्सरे कर बंटवारा करेगी। जब प्रधानमंत्री का यह बयान आया तब हिंदुस्तान अखबार ने प्रधानमंत्री की इस बात को हेडलाइन बनाकर छापा, मगर इतनी बार सफाई दिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में इस झूठ को दोहराते रहे और हिंदुस्तान अखबार उनके झूठ को ज्यों का त्यों प्रमुखता से छाप देता है। लिखता है कि कांग्रेस कहती है कि लोगों की संपत्ति का एक्सरे कर उसका बंटवारा करेंगे। इसी तरह अखबार प्रधानमंत्री के इस भ्रामक बयान को भी छापता है कि कांग्रेस संविधान में गैर कानूनी तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को कमजोर करके मुस्लिम रिजर्वेशन लाना चाहती है। यही बात इसी अखबार में बहुत पहले हेडलाइन के रूप में छापी जा चुकी है और कांग्रेस की सफाई आने के बाद भी अखबार इस बात पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता है, कांग्रेस के पक्ष का जिक्र नहीं करता है। किसी भी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का बेहद खास महत्व होता है और पत्रकारों के बीच ये बहुत बड़ी बात होती है। जब प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से एक ढंग की नई खबर ना निकले, तब समझ लेना चाहिए कि वह इंटरव्यू नहीं होगा,
हो सकता है आपका नजरिया अलग हो, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम इंटरव्यू एक समान ही लग रहे हैं। कोई तो सवाल होना चाहिए जिससे न्यूज रूम में बाकी पत्रकारों को लगे कि हमारे संपादक को सवाल पूछना भी आता है। मतलब न्यूज रूम में सैकड़ों पत्रकार ईएमआई भरने के लिए नौकरी तो जरूर कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें यह सब समझ नहीं आ रहा है। इस चुनाव में विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे या अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव हो, हर नेता अपनी सभाओं में मीडिया को लेकर सवाल उठा रहा है कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं हैं, नहीं है। देखिए, आपने कभी मीडिया में कभी गरीब किसान को देखा है, कभी मजदूर को देखा है, बढ़ई को देखा है, नाई को देखा है, छोटे दुकानदार को देखा है? ना। 24 घंटे या आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर आपको अदानी अंबानी की शादी दिखेगी। तो ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये अदानी के दोस्त हैं। अदानी के दोस्त छोड़ो, अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहां आए हैं, ये बेचारे, इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनको ऑर्डर ऊपर से मिलता है कि आज तुम्हें यह छापना है, कल तुम्हें यह छापना है, ये कर देते हैं। इनको भी सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है। मगर जो इनका कंट्रोलर ये है, जो इनका सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को कितना देखा जा रहा है, यह एक अलग विषय हो सकता है। अगर कम लोग भी देखें तब भी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू महत्वपूर्ण होता ही है। क्या यह अजीब बात नहीं कि 30-30, 40-40 इंटरव्यू हो रहे हैं और पढ़कर फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि इंटरव्यू है या मैनिफेस्टो ही छाप दिया गया है या विज्ञापन है। जबकि हमने जो इंटरव्यू देखे उसमें बीजेपी के संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो को लेकर भी मुश्किल से कुछ सवाल पूछे गए हैं। अच्छी बात है कि सबका इंटरव्यू एक समान सा लगता है, मगर सब अपने इंटरव्यू को एक्सक्लूसिव, स्पेशल और विशेष बताते हैं। ज्यादातर की हेडलाइन आसपास की ही नजर आती है और वही है जो प्रधानमंत्री रैलियों में बोल रहे हैं। कई बार लगता है कि रैली की कमी इंटरव्यू से पूरी की जा रही है और इंटरव्यू को रैली की तरह छापा जा रहा है। अखबारों से कह दिया जाए कि आप यह बताइए कि पीएम ने आपसे कौन सी नई बात कही, अलग बात कही, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अक्सर सोचता हूं कि ये संपादक अपने रिपोर्टर या सहयोगियों का सामना कैसे करते होंगे। वैसे भी जब प्रधानमंत्री दर्जनों इंटरव्यू दे रहे हैं तो वह एक्सक्लूसिव कैसे हुआ, जबकि किसी से कोई अलग या बड़ी खबर नहीं निकल रही। क्या इससे बेहतर यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी एक ही इंटरव्यू देते, टाइप कर देते और वही सभी अखबारों के दफ्तर में भिजवा देते, तमाम अखबारों में छप जाता, कम से कम प्रधानमंत्री का समय बच जाता। अखबार वाले जो डर कर सवाल नहीं पूछ पाते हैं, वो उसी डर के कारण एक ही इंटरव्यू अपने यहां छाप भी देंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? अब आप यह हेडलाइन देखिए, हिंदुस्तान अखबार के भीतर छपी है, तीसरा टर्म तेज तरक्की को समर्पित होगा। वही भास्कर के दूसरे पन्ने पर हेडलाइन है कि तीसरी पारी में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा मोदी। यह बात तो पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान और जागरण में ही यह खबर 2 फरवरी और 21 मार्च को छप चुकी है कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। यही नहीं, बीजेपी की होर्डिंग पर भी यही लिखा है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। सब में कितनी निरंतरता और समानता आपको नजर आ रही है। अगर यह हेडलाइन निकल रही है तो इसका मतलब है कि पत्रकार ने सवाल नहीं किया और सवाल के लिए तैयारी नहीं की। अर्थव्यवस्था के दावों को लेकर उनसे पूछा ही नहीं कि आपके दावे से सही हालत का पता नहीं चलता। भारत आज 5वीं या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब भी भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में कई देशों से बहुत नीचे है। यहां गरीबी या निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का स्तर है। यह सवाल या दावा प्रधानमंत्री के हर इंटरव्यू में अगर है तो कायदे से पत्रकार को होमवर्क कर जाना चाहिए था और पूछना चाहिए था। जबकि उसके ही अखबार में इस तरह के दावों को चुनौती देने वाले कई लेख छप चुके हैं।
हिंदुस्तान अखबार जिस समूह का है, उसके अंग्रेजी अखबार में 21 मार्च को इनइक्वालिटी को लेकर, असमानता को लेकर अभिषेक झा की रिपोर्ट छपी है। 28 अप्रैल को मैत्रिश घटक ने भी इस पर विस्तृत लेख लिखा है। आप हमारा भी इस पर वीडियो देखिए। 16 जनवरी को हमने अपने वीडियो में ट्रिलियन की इस ट्रिन का सत्य दिखाया था, आप फिर से देखिए। यहां हेडलाइन कह रही है कि देश के शीर्ष के 1% लोगों का कुल आय में हिस्सा चरम पर है। इसमें यह भी लिखा है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के डेटा पर कांग्रेस ने सरकार की निंदा भी की है। मैत्रिश घटक ने अपने लेख में चुनाव के संदर्भ में असमानता पर बहस की है। इसी अखबार में 29 अप्रैल को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान छपा है। अगर इस अखबार के संपादकों ने किसी वजह से काउंटर सवाल नहीं पूछा कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर क्या खास हो जाएगा, तो आप इसी अखबार में छपी एक खबर को खुद भी पलट लीजिए। यह खबर भी 29 अप्रैल को छपी है, ज्यादा पुरानी भी नहीं। चिदम्बरम कहते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, भारत वैसे भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चिदम्बरम कई बार कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि यह हो भी गया तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत बहुत पीछे है। भारत के लोगों की कमाई बहुत ही कम है। सोचिए, 5-5 संपादक इंटरव्यू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उस अखबार को दूसरी बार, तीसरी बार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, मगर तीसरी आर्थिक शक्ति को लेकर एक भी काउंटर सवाल नहीं। कम से कम अखबार में उसी इंटरव्यू के बीच में बॉक्स में छाप दिया जाता। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने महंगाई के मामले में यूपीए सरकार से अच्छा काम किया है और बेरोजगारी के मामले में भारत का रैंक सबसे नीचे है। प्रधानमंत्री किस रैंकिंग की बात कर रहे हैं पता नहीं चलता, ना अखबार ने इसका जिक्र किया है। इससे यह भी समझने को मिलता है कि अखबार सिर्फ छापने का काम करते हैं, बाकी आपको समझ आए या ना आप समझिए। हमने अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा से इस पर प्रतिक्रिया मांगी कि क्या वाकई भारत में बेरोजगारी दुनिया में सबसे कम है। प्रधानमंत्री जी के का जो कथन है बेरोजगारी के बारे में, वो पूर्ण रूप से भ्रमात्मक है। इसके 3-4 पहलू हैं, मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ आपको। पहली बात ये समझना आवश्यक है कि हमारे देश में 2017-18 में ही कोविड से पहले बेरोजगारी की दर भयंकर रूप से 45 साल में सबसे ज़्यादा पहुंच गई थी। दूसरी बात, वो बहुत कम, थोड़ी ही कम हुई है। और ये भी समझना आवश्यक है कि हमारे देश के जो बेरोजगार हैं उसमें से 83% युवा होते हैं, 15 से 29 साल के। और बात यह है कि 2012 में जो युवा बेरोजगारी दर थी उसकी दुगनी आज चल रही है। वो तब 6% थी, वो आज 12.5% है। तो आखिरी बात ये और समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में लोग इतने गरीब हैं कि वो बेरोज़गार रह भी नहीं सकते। इसलिए युवा जो पढ़ा लिखा जा रहा है उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और हमारे देश का 1/3 युवा वो न काम कर रहा है न पढ़ रहा है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट में रिपोर्ट आई कि मोदी के 10 साल की तुलना में मनमोहन सिंह के 10 साल में भारत की जीडीपी ने ज़्यादा छलांग लगाई थी। लेकिन किसी सवाल और जवाब के बाद अखबार की तरफ से यह सब नहीं बताया गया। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स से अभी तक 5 लोग इंटरव्यू कर चुके हैं। इनमें से एक शशि शेखर को दोबारा इंटरव्यू करने का मौका मिला। एक ही समूह के अखबार को प्रधानमंत्री 2 बार इंटरव्यू दे रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी मिलाकर 4 बार इंटरव्यू छप रहा है और ढंग की एक खबर नहीं निकल रही है। हम अपनी राय आप पर नहीं थोपना चाहते, मगर अपनी बात जरूर कहना चाहते हैं। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद दोनों अखबारों के इंटरव्यू खुद देखिए और अपनी राय बनाइए। क्या यह बात आपको हैरान नहीं करती है कि इस चुनावी भागा भागी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही अखबार समूह को 2-2 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग। इतना सारा वक्त प्रधानमंत्री के पास है और इतनी देर तक प्रधानमंत्री बैठकर इंटरव्यू देते हैं, या बाकी सारा उनका दफ्तर लिखकर भेज देता है। पर अखबार को लिखना चाहिए कि कितनी देर तक उनकी पीएम के साथ बातचीत हुई, वो हिस्सा कितना छोटा है या बड़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को यह भी बताना चाहिए कि जो टीवी इंटरव्यू होता है उसके लिए चैनलों की अपनी कैमरा टीम जाती है, या रिकॉर्डिंग प्रधानमंत्री दफ्तर की यूनिट करती है, या प्रसार भारती की टीम करती है।
मुझे यह भी जिज्ञासा होती है कि यह इंटरव्यू चैनल के दफ्तर में एडिट होता है या प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े किसी दफ्तर में चैनलों को पूरी फुटेज दी जाती है या इंटरव्यू कर फाइनल एडिट उनके हवाले किया जाता है कि आप प्रसारित करें। बस जानने की इच्छा हो रही है। तो हम ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान समूह को एक महीने में केवल 2 बार इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि ठीक उसी तारीख पर इंटरव्यू छपा जिस तारीख पर 12 अप्रैल को इंटरव्यू छपा। यह भी कमाल की बात है, कितनी प्लानिंग है इंटरव्यू के पीछे, बस खबर निकलकर भी आ जाती। 12 मई को हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू छपा। ठीक एक महीना पहले 12 अप्रैल को दोनों अखबार में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू छप चुका था। 12 अप्रैल को शशि शेखर ही हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान के लिए इंटरव्यू करते हैं। उस साक्षात्कार की कोई तस्वीर नहीं, लेकिन 12 मई को शशि शेखर, मदन जैड़ा, आर सुकुमार, शिशिर गुप्ता, सुनेत्रा चौधरी की तस्वीर जारी की गई, जिसे पत्रकारों ने खुद ट्वीट किया। यानी एक अखबार समूह के 5 लोगों को प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एक पत्रकार शशि शेखर को एक महीने में 2 बार इंटरव्यू करने का मौका मिलता है और उनकी तस्वीर अखबार में नहीं छपती। हो सकता है अखबार का अपना फैसला हो, कायदा हो, हम जो नहीं है उसे बस नोट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बस खबर क्या निकल रही है ये जरा आप खुद भी पढ़ें और तय करें, यह मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। 12 अप्रैल और 12 मई के हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में लिखा है कि कुछ सवालों का लिखित जवाब दिया गया, मगर 12 मई के इंटरव्यू में अलग से कहीं नहीं बताया गया है कि वे कौन से सवाल थे जिनका अलग से लिखित जवाब दिया गया। न्यूज वीक को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया तो पत्रिका ने साफ साफ लिख दिया कि उनसे 50 मिनट की चर्चा हुई, लेकिन जवाब लिखित रूप में आए। इंटरव्यू पढ़ने पर पता ही नहीं चला कि कौन सा हिस्सा चर्चा से निकला है और कौन सा हिस्सा अफसर ने लिखकर भेजा है। क्या आप इस गेम को समझ गए? ऐसे कहीं इंटरव्यू होता है? 12 अप्रैल और 12 मई के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर सवाल ही नहीं, भीतर के पन्ने पर सवाल छापे गए हैं। पहले पन्ने पर आर्टिकल की शक्ल में छापा गया है। फ्रंट पेज पर हेडिंग बना दी गई है, जैसे विपक्ष उत्साहहीन, किसानों के लिए व्यापक योजना। भीतर के पेज पर सवाल दिए गए हैं। यही नहीं, आप यहां देखिए 12 अप्रैल के हिंदुस्तान में जहां इंटरव्यू करने वाले का नाम होता है वहां पर शशि शेखर का नाम नहीं। भीतर के पन्ने पर शशि शेखर का नाम है। कुछ बयान हाईलाइट के रूप में छापकर अखबार उन जवाबों की ओर पाठकों का ध्यान खींचता है, मगर जवाब के बाद कोई काउंटर सवाल नहीं करता। हिंदुस्तान अखबार तो शशि शेखर का नाम भी भीतर के पन्ने पर ही छापता है। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू अगर एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाले पत्रकार का नाम पहले पन्ने पर ही होना चाहिए, तभी तो एक्सक्लूसिव होगा। क्या संपादकों को इस बात का गर्व नहीं कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया है तो नाम के साथ पहले पन्ने पर भी छपे, ताकि लोगों को पता चले कि कौन गया था और यह सवाल जो सवाल जैसा नहीं लगता किसका था। 12 मई के हिंदुस्तान टाइम्स में देखिए, जहां बाईलाइन होती है यानी रिपोर्ट करने या इंटरव्यू करने वाले का नाम होता है, वहां पर HT कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा है। जब खबर शुरू होती है तो दूसरे पैराग्राफ में आर सुकुमार, शिशिर गुप्ता, सुनेत्रा चौधरी का नाम लिखा है। लेकिन 12 मई के हिंदुस्तान अखबार में बाईलाइन की जगह पर शशि शेखर और मदन जैड़ा का नाम फ्रंट पेज पर छपा है। 12 अप्रैल को नाम नहीं छपा था। इस बार भी फ्रंट पेज पर सवाल नहीं, लेकिन भीतर के पेज पर सवाल है। 12 मई के हिंदुस्तान टाइम्स में भीतर जाकर 2 पूरे पन्ने का इंटरव्यू छपा है। इस अखबार में प्रधानमंत्री मोदी की कुल 7 तस्वीरें हैं। इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों के फोटो नहीं है, लेकिन लोकमत और भास्कर ने प्रधानमंत्री के साथ पत्रकारों की तस्वीरों को छापा है। दोनों के फ्रंट पेज पर इंटरव्यू लेते हुए तस्वीर है और लोकमत में भीतर के पन्ने पर चारों संपादकों की टीम प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और वो तस्वीर छापी गई है। हम चाहते हैं कि आप भारत की पत्रकारिता को लेकर बहुत गंभीर रहें, नए नए सवालों के साथ उसे जांचें और परखें, क्योंकि अनजाने में विनाश को गले लगाने से अच्छा है जानबूझकर गले लगाया जाए। कम से कम हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों की तरह आपको भी गर्व होना चाहिए। इसी हिंदुस्तान टाइम्स में 29 अप्रैल को तेजस्वी यादव का इंटरव्यू छपा है, मगर पेज 10 पर छपा है, पहले पन्ने पर नहीं। जबकि इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू की हेडलाइन तेजस्वी के इंटरव्यू से भी ज्यादा प्रमुखता से छापी गई है। अखबार ने तेजस्वी के अपने इंटरव्यू को भीतर छापा है और पीएम के दूसरे चैनल के इंटरव्यू से पहले पन्ने की खबर बनाई है।
हमसे अगर गिनती में कुछ चूक हो जाए तो बताइएगा, हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे। लेकिन 12 अप्रैल और 12 मई के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू को देखने के बाद हमें लगा कि कई जरूरी सवाल नहीं थे जो किसी एक इंटरव्यू में तो हो ही सकते थे। जैसे कश्मीर से बीजेपी क्यों भाग गई, चुनाव नहीं लड़ी, यह सवाल नहीं दिखा। अग्निवीर समाप्त करने के इंडिया गठबंधन के वादे पर कोई सवाल नहीं दिखा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई सवाल नहीं। विपक्ष अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बहुत बड़ा कदम था, इस पर एक भी सवाल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में भी युवाओं को अपने अग्निवीर कहकर नहीं पुकारते। पुकारना चाहिए। भारत का युवा अग्निवीर पुकारे जाने पर उसी पंडाल में खुशी के मारे लौट जाएगा। लेकिन दो इंटरव्यू में अग्निवीर पर एक भी सवाल नहीं। 5 संपादक पूछने गए और अग्निवीर पर ही पूछना भूल गए। इसी तरह दैनिक जागरण ने 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू छापा। इसमें दिवंगत जनरल विपिन रावत पर कांग्रेस नेता की एक पुरानी टिप्पणी पर सवाल है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री विस्तार से बताते हैं। और यह टिप्पणी बहुत पहले की भी है, लेकिन अग्निवीर को लेकर कोई सवाल और जवाब नहीं। अग्निवीर दिया नहीं भैया, अग्निवीर लिया। पहली बार दुनिया की किसी भी सेना में पहली बार जवान को मजदूर बना दिया, बंदा मजदूर बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया। कहते हैं किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बॉर्डर में जाता है, उसे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। अरबपति का बेटा जाता है, बड़े उद्योगपति का बेटा जाता है, कहते हैं तुम अग्निवीर नहीं हो, तुम नॉर्मल जवान हो। गोली लगेगी भाई और बहनों, अग्निवीर को लगेगी। और फिर अग्निवीर से कहा जाएगा हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, तुम वो शहीद हो जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, जिसको हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं देने वाली है। यह नरेंद्र मोदी का काम है। क्यों? क्योंकि अदानी को वो डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। अब हम आपको 12 मई के हिंदुस्तान से एक सवाल का सैंपल दिखाना चाहते हैं। किसी एक विषय को लेकर सवाल नहीं किया जाता है। सवाल इस तरह से किया जाता है जैसे लगे कि बस पूछ लिया है। गजब की यह शरारत मालूम पड़ती है। आपको गुदगुदी की जगह सिहरन होनी चाहिए। मैं उस सवाल को शब्द पढ़ रहा हूं। किसका सवाल है? शशि शेखर का है, सुनेत्रा चौधरी का, मदन जैड़ा का, आर सुकुमार या शिशिर गुप्ता का, ये पता नहीं चलता। सवाल इस प्रकार पूछा गया है, हाल ही में सैम पित्रोदा के बयान पर आपने तीखी प्रतिक्रिया दी। तमाम लोग इस पर बोले, इससे पूर्व रेवन्ना पिता पुत्र हो या झारखंड के मंत्री आलमगीर के नजदीकियों के पास से अकल्पनीय रकम की बरामदगी हो, काफी चर्चा का विषय बने। इस दौरान मंगलसूत्र, मंदिर मस्जिद के मुद्दे भी उठे। क्या इससे चुनाव सार्थक विषय वस्तु से भटक नहीं जाता है? पत्रकारिता के क्लास में यह सवाल पढ़ाया जाना चाहिए ताकि लाखों छात्रों को पहले से पता रहे कि इस पेशे में अब उनका भविष्य निश्चित बर्बाद होने वाला है। इस सवाल में रेवन्ना पिता पुत्र का सवाल आता है। मतलब जो व्यक्ति भारत से भाग गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, जिसके खिलाफ हजारों वीडियो होने की बात है, जिसे उसने कथित रूप से यौन शोषण करते हुए रिकॉर्ड किया है, आप देखिए 5 संपादक उस सवाल को प्रधानमंत्री से कैसे पूछते हैं। हम फिर से इस सवाल को दोहरा रहे हैं। सवाल का एक हिस्सा यह है कि इससे पूर्व रेवन्ना पिता पुत्र हों या झारखंड के मंत्री आलमगीर के नजदीकियों के पास से अकल्पनीय रकम की बरामदगी हो, काफी चर्चा का विषय बने। काफी चर्चा का विषय बने, ये सवाल है। लगता है कॉफी हाउस की चर्चा को लेकर यहां चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टा कांग्रेस पर दोष मढ़ देते हैं। तब भी कोई काउंटर सवाल नहीं पूछा गया तो यह भी लिख देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में काउंटर सवाल की अनुमति नहीं होती है। प्रज्वल रेवन्ना कितनी बड़ी घटना है और उसका सवाल झारखंड के आलमगीर से मिलाकर पूछा जाता है। यही आप नहीं समझ पाए वक्त पर। 10 साल से कह रहा हूं, इसी खेल को आपको 10 साल पहले समझना था, मगर आप अगले 20 साल तक इसकी कीमत चुकाने वाले हैं। तैयार रहिए। 7 मई के पहले ही यह मामला सामने आ गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका में कई रैलियां की। क्या उनमें कभी कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी?
प्रधानमंत्री अपने जवाब में इस इंटरव्यू में कहते हैं कि एक बात बताइए, क्या ये घिनौनी घटनाएं अभी अभी हुई? नहीं, ये कई सालों में हुई और इस दौरान कांग्रेस प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी के साथ गठबंधन में भी रही थी। मतलब ये कि उन्हें ये सब पता था और वो सालों तक चुप रहे। अब वे इसका इस्तेमाल केवल चुनावों के दौरान कर रहे हैं, जबकि राज्य में सरकार उनकी है और वे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की घोर कमी को दर्शाता है। यह बहुत घिनौनी बात है कि कांग्रेस के लिए इतना गंभीर मुद्दा भी महज एक राजनीतिक खेल बनकर रह गया है। पत्रकार ने किस तरह से आधा अधूरा सवाल पूछा ये आपने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया क्या वह भी पूरा है? उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जेडीएस के साथ बहुत पहले से गठबंधन में रही है और इस मुद्दे पर चुप रही। लेकिन बीजेपी के नेता देवेराजे गौड़ा ने पत्र लिखकर बीजेपी के नेतृत्व को चेतावनी दी थी। कहा था कि उनके पास भी वीडियो हैं, प्रज्वल का चरित्र अच्छा नहीं है। तब प्रधानमंत्री ने क्या कार्रवाई की? बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? पत्रकार ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा? यह व्यक्ति प्रधानमंत्री के निवास पर भी गया। क्या तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में अंधेरे में रखा गया या उन्हें पता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे पहलू को अपने जवाब से गायब कर देते हैं। कांग्रेस तो मांग कर रही है कि प्रज्वल का कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द किया जाए, तो क्यों नहीं अभी तक किया गया? हिंदुस्तान के संपादक गण प्रज्वल का सवाल अलग से नहीं पूछ पाए और बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी थी, लगता है वह भी पूछना भूल गए। प्रज्वल के सवाल के साथ मंगलसूत्र का भी सवाल अटैच कर दिया गया। एक ही सवाल में कई सारे गंभीर विषय हैं। 5 मुद्दे ठूंस दिए गए। सैम पित्रोदा, रेवन्ना, पिता पुत्र, आलमगीर, मंगलसूत्र, मंदिर मस्जिद। मंगलसूत्र के मुद्दे से चुनाव को सार्थक मुद्दे से कौन भटका रहा है यह नहीं बताया जाता और न संपादक पूछ पाए। प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे से क्या चुनाव को भटकाया जा रहा है या मंगलसूत्र के मुद्दे से चुनाव को भटकाया जा रहा है? संपादकों को कम से कम अपने प्रश्नों में यह साफ करना चाहिए था। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादकों को प्रज्वल और मंगलसूत्र के सवालों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए था। अगर अलग अलग पूछा भी है तो उसे अखबार में अलग अलग ही छापना चाहिए था। मंगलसूत्र का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। ये पूरी तरह से भटकाने का मुद्दा था, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंगलसूत्र का जिक्र तक नहीं। मगर सवाल से यह पता ही नहीं चलता है कि इस मुद्दे को उठाने का आरोप किस पर है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। क्या आपको अब लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू को लेकर इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? क्योंकि इंटरव्यू तो तब देखा जाता है जब सवाल पूछा जाता है, सवाल को गायब नहीं किया जाता है, और तब जनता देखती है कि जवाब किस तरह से आया। पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू कर रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू कर रहे हैं? समझिए इस बात को। पूछिए सवाल। 10 साल तक सत्ता में रहे हैं, एक तो सवाल साफ साफ पूछा जाना चाहिए था। हमें यहीं पर हिंदुस्तान अखबार और हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव ने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर तंज करते हुए कहा है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के अखबारों और टीवी चैनलों को दिए गए साक्षात्कार इंटरव्यू पूरी तरह से एक सफेद झूठ हैं, जिसका सामना इन दिनों हमारे देश को करना पड़ रहा है। हर छोटे से छोटे विवरण को प्रधानमंत्री द्वारा व्यवस्थित और प्रबंधित किया जाता है। उनके झूठ और नाटकीयता को छोड़कर उनके इंटरव्यू में कोई भी चीज स्वाभाविक या सहज नहीं है। कोई असल वाद विवाद नहीं है और न्यूज़ एंकर्स के द्वारा उनको बातचीत में शामिल करने का कोई प्रयास नहीं है। यह सब प्री स्क्रिप्टेड है, यानी पहले से तय है। भारत में वर्तमान या अतीत में कोई अन्य राजनीतिक नेता नहीं हुआ है जिसने मीडिया के साथ इस तरह से व्यवहार किया हो। आप मीडिया में देखिए,
मीडिया कोई मामूली औजार नहीं है, यह नैरेटिव बनाता है, देश का नैरेटिव बनाता है, पूरे देश का, पूरे देश के नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करता है। यहां बड़े बड़े पत्रकारों में, जर्नलिस्ट में, मीडिया ओनरशिप में आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब बात अच्छी लगे ना लगे, यह रियलिटी है, यह सच्चाई है। ये सब जितने भी टीवी के चैनल हैं, सब बड़े बड़े खरबपतियों ने आज के दिन खरीद रखे हैं। 57% ये सारे बड़े खरबपतियों के हैं। अब खरबपतियों को तो मोदी जी सारी संपत्ति दे रहे हैं देश की, और उल्टा मोदी जी भी अपनी पार्टी को अमीर बनाए जा रहे हैं। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए जहां कोई भी पत्रकार जाकर सवाल करता। जब प्रधानमंत्री के पास 30 या 40 इंटरव्यू देने का समय है तो 3-4 घंटे की एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं जहां कोई भी पत्रकार आ जाए। बल्कि इस बार गोदी मीडिया से अलग पत्रकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि अब वही बच गए। हमने सभी पत्रकार तो नहीं गिने, लेकिन गिनते गिनते 30 पत्रकार तक पहुंच गए। एंकर, संपादक सब शामिल हैं। गोदी मीडिया के सारे संपादकों को करीब करीब इंटरव्यू का ड्रामा करने का पर्याप्त मौका मिल गया। अब असली इंटरव्यू के लिए प्रधानमंत्री को पत्रकारों को बुलाना चाहिए, ताकि जनता को दिखे, समझ में आए कि सवाल ऐसे होते हैं, जवाब इस तरह से दिए जाते हैं। महाराष्ट्र का लोकप्रिय अखबार है लोकमत। 12 मई को इस अखबार में प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू छपा। 12 मई को ही हिंदुस्तान टाइम्स में 15-15 सवालों के साक्षात्कार छपे हैं। 13 मई को दैनिक भास्कर में 12 सवाल छपे हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या इतने सारे इंटरव्यू एक ही दिन में निपटा दिए, या सारे सवालों के जवाब दफ्तर से किसी ने लिखकर भेज दिया? अगर मेरी यह बात सही होगी तो इन अखबारों में काम करने वाले कितना हंस रहे होंगे। हंस भी लीजिए, कोई बात नहीं। लोकमत समूह से 4 लोग गए इंटरव्यू करने। सह प्रबंध निदेशक, संपादकीय निदेशक ऋषि दड्डा, समूह संपादक विजय बाविस्कर, मुंबई संस्करण के संपादक अतुल कुलकर्णी और लोकमत वीडियो के संपादक आशीष जाधव। पहले पन्ने और भीतर के पन्ने पर इंटरव्यू करने वाली टीम का फोटो छपा है। यह इंटरव्यू लोकमत समूह के मराठी, हिंदी, अंग्रेजी अखबार में छपा है। अगर देखें तो आज लोकमत ने प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू को 9 पन्नों में जगह दी है। क्या विपक्ष को इतनी जगह मिलेगी, मिलती है? क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड है? आज के 3 अखबारों के संस्करणों में देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी को विज्ञापन से भी ज्यादा जगह मिली है, जबकि बीजेपी के पास कई हजार करोड़ का फंड है। हाल ही में रिपोर्ट छपी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट से बीजेपी को करीब 13,000 करोड़ का फंड मिला है। इतने पैसे से बीजेपी अपने ब्लॉक प्रमुख को कार दे सकती है, जिला प्रमुख को मकान। इतना पैसा होने के बाद भी बीजेपी आराम से इन अखबारों में विज्ञापन छपवा सकती थी। लेकिन इस तरह से इंटरव्यू हो रहा है और उसके जवाब छप रहे हैं कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि विज्ञापन है या इंटरव्यू। लोकमत के एक सवाल का सैंपल आपको दिखाना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विकास ही मुद्दा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंदू कार्ड, मंगलसूत्र और पाकिस्तान के मुद्दे प्रचार में छा गए। कहीं से टपक आए। ये तो प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए। इस सवाल से तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र का जिक्र नहीं किया। इस तरह से सवाल पूछने से अच्छा था कि अपने अखबार से किसी ऐसे पत्रकार को ले जाते जो गाने में अच्छा हो, वही पीएम के सामने राग दरबारी गा देता। कम से कम यही पूछ लेते कि अजीत पवार पर आपने भ्रष्ट होने के आरोप लगाए, आपने और आपकी पार्टी ने कई हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन आप उनके साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या यही है भ्रष्टाचार से आपकी लड़ाई? अजीत पवार पर जो सवाल पूछा गया वो अपने आप में काफी है कि भारत की जनता इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से अखबार पढ़ना हमेशा के लिए बंद कर दे, टीवी सेट को अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दे। लोकमत का यह सवाल अब दिखाता हूं। सवाल है, राजनीति अलग और परिवार अलग। आप बड़े हैं, क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि अजीत पवार को साथ लेने की वजह से पवार परिवार टूट जाएगा? भाजपा के साथ आने के लिए क्या शरद पवार के साथ कभी चर्चा हुई थी?
परिवार टूट जाएगा, इसका 3-3 संपादकों को कितना दर्द हो रहा है। यह है अखबार और यह है भारत की पत्रकारिता। कम से कम संपादक सीधा सवाल पूछ सकते थे कि प्रधानमंत्री जी, आपने अजीत पवार पर इतने आरोप लगाए और अब उनके साथ रैली कर रहे हैं, उनके पुराने बयानों को ही याद कर सकते थे। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के सवालों को कैसे झेलते हैं, इसके लिए इतना तैयार होकर इंटरव्यू करने वालों के सामने आते हैं। यही करना है तो खिड़की पर खड़े होकर कुछ इशारा कर देते, मोर को भी समझ में आ जाता और पत्रकार को भी। जिस व्यक्ति को भारत की जनता ने 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया, उनके इंटरव्यू की ये हालत हो गई है। सभी को पीएम के इंटरव्यू का मौका नहीं मिलता है, लेकिन सवाल देखकर कोई भी पत्रकार अब यही सोचेगा कि अच्छा हुआ हमको मौका नहीं मिला, वरना लोग हमारी पत्रकारिता के बारे में अगले 20 साल तक सोच रहे होते। यह एक और सवाल है। विपक्ष आपकी आलोचना करता है। वर्तमान में महाराष्ट्र में अनेक पार्टियां हैं, फिर ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपकी ही पार्टी को मतदान करेंगे? ये सवाल है। मुझे लगता है कि यह सबसे मुश्किल सवाल होगा कि लोग आपको क्यों वोट करेंगे। इस चुनाव में बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि उसने महाराष्ट्र की प्रादेशिक पार्टियों को तोड़ दिया, 2 से 4 बना दिया, और सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है आपने देखा। लोकमत अखबार के पहले पन्ने पर इसकी हेडलाइन है, माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं शहजादे, कांग्रेस की सोच घातक। अखबार ने इस बयान को कोट के रूप में नहीं लिखा, जिससे पढ़ने वाले के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही या अखबार अपनी तरफ से कह रहा है। दूसरे पन्ने पर भी अखबार ने यही तरीका अपनाया, जहां हेडलाइन है, औरंगजेब की जय जयकार और सावरकर का अपमान, क्या बाला साहब को यह पसंद आता? अखबार कहीं नहीं बताता कि इंडिया गठबंधन के किस नेता ने औरंगजेब की जय जयकार की, लेकिन हेडलाइन से यही मैसेज जाता है कि औरंगजेब की जय जयकार की गई है। जबकि हूबहू इसी डिजाइन के साथ अंग्रेजी में इंटरव्यू की हेडलाइन काफी अलग है। यहां अंग्रेजी में लिखा है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार हमारे साथ इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो नकारात्मक राजनीति से परेशान थे। अंग्रेजी संस्करण ने औरंगजेब और सावरकर को छोड़ अजित पवार और एकनाथ शिंदे का चुनाव क्यों किया? क्या इसलिए कि हिंदी प्रदेश की हिंदी बोलने वाली जनता के बीच यह बात आसानी से फैल सकती है कि विपक्ष औरंगजेब की जय जयकार कर रहा है? लेकिन कम से कम सवाल यह भी पूछा जा सकता था कि शरद पवार में कौन सी ऐसी नकारात्मकता थी कि अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी? यह भी सवाल पूछा जा सकता था कि ऐसी कौन सी सकारात्मकता थी अजित पवार में जो भाजपा ने उन्हें अपने साथ कर लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े इकबाल मिर्ची से उनके संबंध है, वो अब उनके ही साथ हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप लगाए, अब वो भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन इस तरह से सवाल साफ साफ नहीं पूछे गए। मराठी संस्करण में पहले पन्ने पर हेडलाइन है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे परेशान होकर हमारे पास आए हैं। इसलिए सरसरी तौर पर हिंदी संस्करण को देखें तो यह साफ है कि अखबार ने बहुत सूझबूझ के साथ पेज को डिजाइन किया है। किस सब हेडिंग के साथ कौन सी फोटो लगाई गई है, इसे भी ध्यान से देखिए। जैसे लोकमत में दूसरे पन्ने पर सब हेडिंग है कि क्या उद्धव के पास बाला साहब की विरासत संभालने वाला कहलाने का अधिकार है। इस हेडिंग के साथ में उद्धव की जगह मोदी और बाला साहब ठाकरे की फोटो छापी गई है। इसके बगल में एक और सब हेडिंग है, जिस कांग्रेस को छोड़ा उसी कांग्रेस में विलीन होने की बात क्यों। यहां पर अखबार ने अजीत पवार और शरद पवार की एक दूसरे की ओर झुकी हुई फोटो छापी है। अजीत पवार और मोदी की फोटो क्यों नहीं छापी, यह हम नहीं जान सकते। जो पार्टी टूट चुकी है उसकी तस्वीर छापने का क्या मतलब, यह अखबार ही बेहतर बता सकता है। लेकिन आप पाठक यह समझिए कि इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में क्या असर हो सकता है। दोनों हिस्से पन्ने के बीचों बीच हैं। इस तरह का अरेंजमेंट कर अखबार ने एक ही बार में मोदी को दोनों लोकल पार्टियों पर आक्षेप आरोप करने का मौका दे दिया, मगर यह सवाल कहीं नहीं पूछा कि क्यों उनकी पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा और उनके भ्रष्ट नेताओं को अपने गठबंधन में शामिल किया। कई दिनों तक गोवा और गुवाहाटी में जो खेल चला उसके पीछे कौन था? सूरत से विमान का इंतजाम किसने कराया? विधानसभा में स्पीकर की क्या भूमिका थी? ये सारी बातें पाठकों की नजर से गायब हो जाती हैं।
जबकि अखबार को अपने सवालों के साथ याद दिलाने की जरूरत थी। उसी पन्ने पर नीचे देखिए, सब हेडिंग में मोदी का बयान छपा है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री, इसके बजाय वे महाराष्ट्र में सुशासन रख रहे हैं। यह बात महत्वपूर्ण है। तस्वीर लगाई गई जिसमें मोदी और फडणवीस ठहाका मारकर हंसते हुए देखे जा सकते हैं। मोदी का हाथ कुछ ऐसे उठा हुआ है मानो वो फडणवीस के कंधे पर हाथ रखने जा रहे हैं। दोनों के बीच आत्मीयता और निकटता साफ देखी जा सकती है। इसकी तुलना आप तीसरे पन्ने से कीजिए। इस पन्ने की मुख्य हेडिंग है, मैं महाराष्ट्र में नकली शिवसेना पर तीर चलाता हूं। इस पन्ने पर सबसे नीचे एक छोटी सी तस्वीर है। एकनाथ शिंदे और मोदी मंच पर हैं। दोनों ने भगवा रंग का स्कार्फ पहना है। एकनाथ शिंदे मोदी की तरफ झुककर हाथ जोड़ रहे हैं और मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। दोनों के बीच वो आत्मीयता नजर नहीं आती जो फडणवीस और मोदी के बीच दिखाई देती है। उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद फडणवीस की हेडलाइन और तस्वीर ज्यादा प्रमुखता से छपी है और मुख्यमंत्री होने के बाद भी शिंदे की तस्वीर छोटी है, नीचे छापी गई है। फडणवीस के बारे में बड़ी सी सब हेडिंग में लिखा गया है कि वे सुशासन कर रहे हैं, लेकिन शिंदे के बारे में ऐसी कोई हेडलाइन नहीं छापी गई है। उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस और सामना में छपा है। लोकमत ने उनसे इंटरव्यू मांगा या उद्धव ने नहीं दिया, या तो उनके बीच की बात है। लेकिन आपने दो अखबार समूहों के इंटरव्यू करने का तरीका देखा, इंटरव्यू को छापने का सलीका देखा। आप खुद भी इसे देखिए और तय कीजिए कि इसमें प से पत्रकारिता कितनी है, प से पतन कितना है, प से प्रधानमंत्री कितने हैं। तीनों का पता चल जाए तो फिर सोचिएगा इस इंटरव्यू में प से प्रश्न किस तरह के हैं। सत्यानाश निश्चित है, महाविनाश के स्वागत की तैयारी कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।